नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में वैसे तो तेजी बरकरार है, लेकिन जो फर्स्ट हाफ की तेजी थी थोड़ी सी फिजल आउट हुई है। यानी कि इंडेक्स 17,799 या 17,800 हिट करने के बाद 17,750 760 के जोन्स में अभी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स करीब 550 600 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक जो पूरी तेजी थी वो थोड़ी हद तक रह गई, अब करीब 100-125 अंकों के आसपास की बढ़त है, लेकिन जो बढ़िया तेजी शुरुआत में थी निफ्टी बैंक में वो पूरी तरह फिजल आउट हो चुकी है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था, अब 1% से भी कम है, और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 0.25% ऊपर था और रफली 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट्स में मोमेंटम तो लगातार बना हुआ है और लगातार दूसरा सत्र की बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे जीएनए एक्सेल की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, खासतौर से कंपनी के जो क्लास 8 ट्रक की सेल्स आई हैं उसके बाद कुलविंद सिहरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, ईडी जीएनए एक्सेल के। उनसे हम बातचीत करेंगे कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, नंबर्स को लेकर, और साथ ही साथ रुचित भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बाजार को लेकर भी उनकी राय रणनीति समझेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार में खरीदारी, सेंसेक्स करीब 600 अंकों से ज्यादा उछला, निफ्टी भी 17,800 के करीब। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन। अदानी ग्रुप के शेयरों में जारी है तेजी, 5 दिनों में करीब 60% चढ़ा अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी पोर्ट भी करीब 25% उछला। अदानी विल्मर पावर, अदानी ग्रीन में भी लगातार 5वें दिन ऊपरी सर्किट। रियल्टी को छोड़ बाजार में आज चौतरफा खरीदारी, एनर्जी, आईटी, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा रौनक। वीकली एक्सपायरी के पहले फाइनेंस निफ्टी भी 0.1% ऊपर। यूनिसेन एनवीरो के अधिग्रहण की खबर से दौड़ा महानगर गैस, शेयर में करीब 6.5% से ज्यादा की तेजी। और होली से पहले सभी लिकर शेयरों में तेजी, ग्लोबल स्पिरिट्स, जीएम ब्रिवरीज 2% से ज्यादा ऊपर। तो भारतीय बाजारों में खरीदारी का रुझान 17,999 के हाईस के बाद 17,000 करीब 17,746 के जोन्स के आसपास इंडेक्स कामकाज है। 17,799 के अपर टिक के बाद या डे हाई के बाद। रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए 5paisa.com के। रुचित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर व्यू, क्योंकि 17,799 का हाई तो हिट हुआ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां से जरूर आई है। ऑब्वियसली बात है, छुट्टी से पहले बाजार में कोई लॉन्ग्स कैरी नहीं करेगा, तो क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है या कोई शॉर्ट्स खोलने का समय आ गया है? जी नमस्ते सुमित जी। सुमित जी, यहाँ पे मैं शॉर्ट्स ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा, बट रादर बाय ऑन डिप्स का मार्केट अब ये बन जाएगा, क्योंकि लगभग 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन की लगातार करेक्शन हमने पिछले हफ्ते मार्केट्स में देखी थी। और जो मेन रीजन था ये इतने बड़े करेक्शन का वो था एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस, जहाँ पे एफआईएस ने कंसिस्टेंटली शॉर्ट पोजीशंस बनाते अगर आप पिछले गुरुवार को डेटा देखें, गुरुवार शाम का, तो सिर्फ लगभग 15-16% के आसपास उनकी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थी और 85% ऑफ द पोजीशंस ऑलमोस्ट उनकी शॉर्ट साइड पे थी। और इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट साइड पे थे। अब सिमिलर सिचुएशन हमने पिछले साल 2022 में देखी थी, जून महीने में, जब मार्केट करेक्ट होके 15,200 15,300 की रेंज में आया था। तब भी उनके 1,65,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे और उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 13% के आसपास थी। जो सिचुएशन से उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की और मार्केट्स वहां से 17,000 तक गया। अब फ्राइडे को पहले साइंस आए उनके शॉर्ट कवरिंग के, लगभग 31,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने फ्राइडे को कम किया और 11,000 नए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। तो वो जो 15-16% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो इंप्रूव होकर 23% के आसपास हुआ है। तो अब अगर एफआईएस जो इतने समय से शॉर्ट साइड पे बैठे थे पिछले 1-1.5 महीने से, वो उन्होंने अगर शॉर्ट्स कवर करनी शुरू की है, तो आई थिंक ये मार्केट्स का ट्रेंड जो है वो सर्टेनली शॉर्ट टर्म के लिए बायसनेस पॉजिटिव रहेगा। पर जस्ट 2 दिन हम ऑलरेडी एक अच्छी तेजी देख चुके हैं। कल का मार्केट का कल छुट्टी है, तो थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है। 17,640 17,600 ये आइडियली अच्छे सपोर्ट रेंज जब डिक्लाइन पे बनेंगे, तो मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति की सलाह दूंगा इंडेक्स में। और 17,600 640 के आसपास तक का कोई डिक्लाइन दिखता है तो आइडियली वो अच्छे लेवल्स रहेंगे फिर से मार्केट्स में लॉन्ग्स को एंटर करने के। ओके, और निफ्टी बैंक को लेकर उचित क्या राय आपकी? सिमिलर स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो इस बार लीडरशिप ली थी जो तेजी की शुरुआत हुई थी, जहां पे निफ्टी ने अपने बजट डे का लो तोड़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने बजट डे का लो तोड़ा ही नहीं और वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस रहा था। तो यहाँ पे भी सिमिलर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे और जो सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी का वो 41,000 से 40,800 की रेंज में।
तो और 300 पॉइंट का नीचे सपोर्ट करंट लेवल्स पे लेंगे तो स्टॉप लॉस काफी बड़े बनेंगे। तो वेट कीजिए डिक्लाइन का, जब ये 41,000 के आसपास आता है तो आइडियली वहां पे फिर से बैंकिंग में भी लॉन्ग्स बनेंगे। ओके, तो 40,800 के आसपास के आप लेवल्स देखें कहीं अगर, तो वहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। आगे भी रुचित से बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है बातचीत करने के लिए। फरवरी में नॉर्थ अमेरिका में क्लास ए ट्रक की बिक्री 10% बढ़ी है और क्लास ए ट्रक की बिक्री 20,706 यूनिट से बढ़ के 22,800 यूनिट रही है। अमेरिका में कारोबार में सुधार से ग्रोथ को कितना मिलेगा बूस्ट, कंपनी क्या है ग्रोथ आउटलुक, बातचीत करने के लिए हमारे साथ GNXL के ईडी कुलवीन सेहरा सर मौजूद हैं। सिरा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय आज के दिन हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक अच्छा आउटलुक दिख रहा है क्योंकि मंथ टू मंथ बेसिस पर भी और वाई बेसिस पर भी जो क्लास ए ट्रक की सेल्स में इंप्रूवमेंट है, मेजर कंट्रीब्यूशन के तौर पे भी आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन सिनेरियो है सर अभी कंपनी के आउटलुक की? जो बातचीत थी स्लो डाउन की या स्लगिश ग्रोथ की, क्या उसे हम पीछे छोड़ आए हैं या ये सिर्फ वन ऑफ है जो नंबर्स में हम देख रहे हैं? तो पहले तो नमस्कार एंड शुक्रिया मुझे शो पे लेने के लिए। एंड अभी तक तो आउटलुक स्टेबल है। तो हमारा वैसे मैं बताता हूँ कि 55% जो सेल्स है वो है एक्सपोर्ट को एंड 45% डोमेस्टिक को। एंड उसमें से एक्सपोर्ट में से मेजर चंक जो है नॉर्थ अमेरिका की सेल को लगता है। तो नॉर्थ अमेरिका की जो अभी आने वाले नेक्स्ट 2 जो क्वार्टर्स हैं उनका जो सिनारियो ठीक है, जो जैसे पिछले 2 क्वार्टर रहे हैं वैसे ही आगे भी चलते रहेंगे। सो स्टेबल है मार्केट वाकई। तो बाकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी सो फार स्टेबल है, उसमें थोड़े से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ओके सिरा सर एक बात और बताएं, क्योंकि जो पहले कंपनी अपना आउटलुक दे चुकी है लास्ट क्वार्टर के लिए FY23 के लिए, उन्होंने 20% ग्रोथ की बातचीत की थी FY23 में, लेकिन अब तक 9 मंथ FY23 में ही आप ऑलरेडी 23% की ग्रोथ निकाल चुके हो, यानी कि आप ऑलरेडी जो एस्टिमेटेड टारगेट थे उससे ऊपर चल रहे हो। सो FY24 के लिए क्या अपनी ग्रोथ गाइडेंस को आप रिवाइज करोगे या आपको लगता है कि शायद अगले 3 महीने में वापस वो 20% ही आ जाएगा? क्या मान के चले हम यहाँ पे? ऐसे है कि जो हमारे FY23 के ओवरऑल ग्रोथ टारगेट है वो है 20% प्लस। तो 20% से हम ग्रो करेंगे तकरीबन 1550 से 1600 करोड़ की जो टर्नओवर है वो अचीव होती लग रही है। एंड जो आगे ये थी पीक डिमांड, पीक सिनारियो बन गया था बाकी सारी मार्केट से, जो कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर सब ले लो अगर आप। जो FY24 में भी ग्रोथ होगी, बट जो वो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रहेगी, हम डबल डिजिट के तरफ नहीं अभी देख सकते, अभी ऐसा सिनारियो है। ओके बहुत समय बाद कंपनी का जो ईबीटा मार्जिन का नंबर है वो करीब करीब 15.5% के आसपास आएगा। पिछले में करीब 7 तिमाही के नंबर मेरे सामने हैं, उसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 15.5% से ऊपर का हो। तो इस तरह के ईबीटा मार्जिन जो कंपनी ने पोस्ट किए थे, क्या ये सस्टेनेबल नंबर मान के चलें या कोई वन ऑफ जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन 15% के ऊपर आए हैं? गोइंग फॉरवर्ड 15% निकालना आसान रहेगा या नहीं रहेगा? कैसे मान रहे हो आप इसे? तो आगे की पिक्चर अगर देखते हैं हम, हमारा जो इबिटा है वो 14 से 15% के बीच में ही मेंटेन रहेगा जैसे कि हमने पीछे रखा है। तो वो अगले FY24 का भी यही सिनारियो लग रहा है कि यही पे मेंटेन रहेगा इसका। ओके और इनपुट कॉस्ट का सिनेरियो अभी क्या है सर? क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे रही थी, तो क्या अब इनपुट कॉस्ट इन लाइन आ चुकी है 2 क्वार्टर से पहले वाले क्वार्टर्स में? थोड़ा सा उसमें चेक आया, थोड़ी सी रिडक्शन हुई थी पीछे, बट जैसे मार्केट अभी फिर भी स्टेबल है, तो जो इसके कई माइक्रो अलॉयज हैं स्टील के वो बढ़ गए हैं, तो उसके बट बेस प्राइस फिलहाल तो अनटच्ड है। तो बाकी आगे देखो किस तरफ को हवा जाती है, वो हमारे को अभी इतना क्लियर पिक्चर नहीं हो रही है कहाँ हो जाएगा। ओके तो सीरा सर एक बात और बताएं, आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि एक्सपोर्ट क्योंकि 40-50% से ज़्यादा का हिस्सा आपके लिए रखता है, और पहले जो बातचीत हुई है मैनेजमेंट से उन्होंने बात हमेशा मेंशन की है कि एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर थोड़ा सा हेडविंड देखने को मिल रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। अभी के सिचुएशन सिनेरियो को देखते हुए एक्सपोर्ट नंबर्स कैसे रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड?
अदर देन यूएस मार्केट्स, बाकी मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? तो जो यूरोप है उसके बाद हमारा सेकंड जो जहाँ को ज़्यादा जा रहा है, एंड फिर साउथ अमेरिका जा रहा है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो उनका भी तो सिनारियो स्टेबल ही है। नॉर्थ अमेरिका के अलावा भी अगर हम देखें तो अगले 2 क्वार्टर्स का सिनारियो स्टेबल है उनका, जैसे हमारे पिछले 2 क्वार्टर्स का रहा है सीन, वैसा ही अभी फोरकास्ट है उनका। डोमेस्टिक फ्रंट पर मेजरली ट्रैक्टर्स आपके लिए एक बड़ा डोमिनेंट स्पेस है। 70% के आसपास डोमेस्टिक मार्केट्स में आप ट्रैक्टर से रेवेन्यू उठाते हो, तो यहाँ पर क्या ग्रोथ मान के चल रहे हो? पहली चीज़, क्योंकि जो डोमेस्टिक कंपनियों के ट्रैक्टर के नंबर आए हैं, चाहे महिंद्रा के हों, आइशर के हों, एस्कॉर्ट्स के हों, नंबर्स ठीक ठाक थे। एक साइड ये, दूसरा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब एल नीनो की बातचीत है, थोड़ा सा स्लगिश शायद नंबर एग्रीकल्चर साइड पे देखने को भी मिले, तो क्या कुछ कॉज ऑफ कंसर्न मान रहे हो आप इन चीज़ों को? देखिए, जब तक मानसून ने आना तो अभी सीजन इनका शुरू हो जाता है, साइक्लिकल डिमांड होती है ट्रैक्टर्स की। तो मार्च से लेकर जून तक तो हमारा अभी सिनारियो ठीक है, एंड जो लग रहा है कि ट्रैक्टर मार्केट FY24 में जो अकॉर्डिंग टू द सर्वे एंड हमारी थ्रू कनेक्शंस भी हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 5% प्लस ग्रोथ होनी चाहिए मार्केट में। तो टिल जून तो अभी तक सिनारियो ठीक है, बाकी हम उसके बाद मानसून के साथ देखेंगे कैसे काम को जा रहा है। ओके, तो अभी तक जो प्री ऑर्डर्स जो आप एक्सपेक्ट करते थे आमतौर पे मार्च में, वो क्या पिछले साल के कंपैरिजन में ही है या कुछ डिक्लाइन आना शुरू हुआ है वहां पे? नहीं, डिक्लाइन नहीं है उसमें, दे आर वो एट पार हैं पिछले साल के, एंड कुछ हाइज भी शायद कई एरियाज में हम देखेंगे इसमें। ओके, सीरा सर, एक चीज़ और, जो कंपनी के लिए कंसर्न रहा है विद टाइम, वो रहा है कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन। 5 क्लाइंट से ही कंपनी को मेजर रेवेन्यूज आते हैं, तो क्या कोई प्लान ईयर मार्क किया है आपने इसके लिए FY24 FY25 में कि इसको थोड़ा और इसका दायरा बढ़ाया जाए, ज़्यादा क्लाइंट एडिशन लिए जाए? कोशिश तो हमारी यही रहती है स्ट्रेटेजी में कि जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हो उतना बेटर सिक्योर्ड रहो एंड बेटर जॉब। बट इसमें ऐसे है कि जैसे जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके जो न्यू प्रोग्राम्स है सेम ज्योग्राफी या डिफरेंट ज्योग्राफी को लेके, उसके अंदर हमारी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है, एंड कई उनकी प्रेफरेंस भी यही रहती है कि वो GNA एक्सेल्स को ही जाए, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट एंड जो भी शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस है। तो इसी करके हमारा जो पुराने क्लाइंट्स के साथ भी जो शेयर बढ़ता जा रहा है, उनको जो उनके ऊपर डिपेंडेंसी कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही है। ग्लोबल सिनारियो से भी देखें अगर आप, तो जो ये हमारे 2-3 मेजर क्लाइंट्स हैं उनके पास ही मेजर मार्केट है ग्लोबल लेवल पे, तो इनके साथ जुड़ के रह रहे हैं, तो हमारे लिए वो भी अच्छा है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, तमाम एक्सपेंशन प्लान हमें बताने के लिए, और आपको, आपके पूरे परिवार को CNBC आवाज़ की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे फिर आगे मुलाकात होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है जी, हैप्पी होली। मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं कि बाजार, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। करीब 1% की तेजी, 590 अंकों के आसपास का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिला। निफ्टी बैंक में जो तेजी है थोड़ी और कम हुई है। जरा एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आए, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन सिनेरियो फर्स्ट हाफ में था वो सेकंड हाफ तक आते आते थोड़ा फिजल आउट हो रहा है। रफली अब 80 अंकों के आसपास का ही इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि डे लो के आसपास निफ्टी बैंक को ले आया है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और रुचित से आगे बातचीत जारी रखते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं DLF की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको DLF ने ही डेवलप किया था
और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक समान ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज के बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये आईटीडीसी मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था और ये जो शुरुआत हुई थी 1970s में हुई थी। उस ज़माने में इस नाइट क्लब के अंदर उषा उत्तुप समेत या फिर शैरन प्रभाकर जैसे कई फेमस सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया है और उतना ही नहीं, इस जो मशहूर अभिनेत्री हैं जैसे मीनाक्षी शेषाद्री हुई या फिर हेमा मालिनी हुई, उन्होंने भी इस नाइट क्लब के अंदर कई बार परफॉर्म भी किया जब वो ख्याति पाए उससे ठीक पहले भी। तो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं अशोक होटल से लेकर, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आपके लिए आते रहेंगे। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और मार्केट्स की बात किया तो करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ही इंडेक्स अभी भी कामकाज कर रहे हैं। जो तेजी है वो कुछ हद तक अभी भी मेंटेन है, लेकिन जो शुरुआती तेजी थी वो फिजल आउट जरूर है। डे लो के आसपास अब वापस इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है 17,732, 138 अंकों की तेजी के बाद
इंडेक्स कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक इनफैक्ट डे लो पर ऑलरेडी पहुंच गया है, करीब 60 अंक ऊपर है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में निफ्टी बैंक। मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में फर्मली कामकाज कर रहा है, लेकिन अब सेकंड हाफ देखते हैं कैसा रहेगा, लास्ट आवर जो है कैसे ट्रेड होता है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा लेके वीरेंद्र आपके लिए मौजूद होंगे।